दोस्तों नमस्कार। तो आइए शुरू करते हैं छठवीं कक्षा के विज्ञान का अध्याय 3 तंतु से वस्त्र तक। दोस्तों, पहेली और बूझो दो जिज्ञासु बच्चे हैं जो हर चीज के बारे में जानना चाहते हैं। पहेली और बूझो ने अपने स्कूल में आयोजित की गई विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता। वे दोनों बहुत अधिक उत्साहित थे और उन्होंने प्राप्त हुई पुरस्कार राशि में से अपने माता पिता के लिए वस्त्र खरीदने का निर्णय किया। वे जब कपड़े की दुकान पर गए तो कपड़े की दुकान पर वस्त्रों की विविधता देखकर उलझ गए। दुकानदार ने उन्हें समझाया कि कुछ कपड़े अथवा वस्त्र जो होते हैं वो सूती हैं और कुछ संश्लिष्ट या कृत्रिम हैं। उसके पास ऊनी मफलर और शाल भी थे और दुकान में बहुत सी रेशमी साड़ियां भी थीं। पहेली और बूझो दो जो बच्चे थे वो अत्यधिक उत्तेजित दिखाई दे रहे थे। उन्होंने इन विभिन्न कपड़ों को स्पर्श किया और उसके बारे में जानकारी प्राप्त की और अंत में उन्होंने एक ऊनी मफलर और एक सूती साड़ी खरीदी। कपड़े की दुकान का भ्रमण करने के बाद पहेली और बूझो अपने आसपास में विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को ध्यान से देखना प्रारंभ कर दिया और उन्होंने देखा कि बेडशीट, जो बिस्तर बिछाने की चादर, कंबल, पर्दे, मेजपोश, तौलिया और जो झाड़न यानी जो डस्टर होता है, ये सब भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़ों से बने होते हैं। यहाँ तक कि उनके अपने बस्ते और बोरे भी किसी प्रकार के वस्त्र से ही बने हैं। उन्होंने इन सभी वस्त्रों की पहचान सूती, ऊनी, रेशमी अथवा संश्लिष्ट के रूप में की। तो दोस्तों, जैसा कि पहेली और बूझो के जो उन्होंने जानकारी प्राप्त की कपड़ों के बारे में, इससे एक मोटा मोटा अनुमान ये लगता है कि जो कपड़े हैं उनकी क्वालिटी जो होती है वो सूती हो सकते हैं, रेशमी हो सकते हैं, ऊनी और या फिर कृत्रिम या संश्लिष्ट रेशे हो सकते हैं। दोस्तों, वस्त्रों में विविधता होती है। कपड़े जो होते हैं वो विविध प्रकार के होते हैं और आप इसका अनुभव किसी दर्जी की दुकान पर जाके कर सकते हैं। और सूती कपड़े का अगर जो आप परीक्षण करना चाहते हैं तो उसका एक टुकड़ा लीजिए और आप उनको उसके जो तागा है, उसका तागा जो होता है उसको पिन अथवा सुई की सहायता से एक तागा धीरे धीरे बाहर निकालिए और देखिए कि इन्हीं तागों से मिलकर कपड़े का निर्माण होता है। आपको ये बताना है कि ये तागे किससे बने होते हैं। जिन तागों से कपड़ों का निर्माण होता है तो वो तागे किससे बने होते हैं, तो उसको दोस्तों तंतु कहा जाता है। किसी सूती कपड़े के टुकड़े से जब कोई तागा बाहर निकलता है तो इस तागे के टुकड़े के एक सिरे को अपने अंगूठे से दबाइए, तागे के दूसरे सिरे को इसकी लंबाई के अनुसार अपने नाखून से खरोचिए। क्या आप इस सिरे पर देखते हैं कि तागा जो है पतली लड़ियों में विखंडित हो गया है? तो बिल्कुल, तागा जो होता है वो पतली लड़ियों में विखंडित हो जाता है। और जब सुई में धागे डालने का प्रयास करते हैं तब भी आपने ऐसा देखा होगा, कई बार तागे का यह सिरा कुछ पतली लड़ियों में पृथक हो जाता है जिससे धागे को सुई की नोक से गुजरना कठिन हो जाता है। दोस्तों, वस्त्र तागों या धागों से मिलकर बने होते हैं। जो हम कपड़े प्रयोग करते हैं या जो पहनते हैं वो कुछ तागों और धागों से मिलकर बने होते हैं और तागे भी तंतुओं से मिलकर बने होते हैं। ये तंतु कहाँ से आते हैं? दोस्तों, कुछ वस्त्र जैसे सूती, जूट, रेशमी और ऊनी वस्तुओं के तंतु पादप और जंतुओं से प्राप्त होते हैं। याद रखिए, कुछ वस्त्रों जैसे सूती वस्त्र, जूट के और रेशमी और ऊनी जो वस्त्र होते हैं, इनके तंतु पादप और जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इस कारण इन्हें प्राकृतिक तंतु या नेचुरल फाइबर कहा जाता है। रुई और जूट यानी पटसन, ये पादपों से प्राप्त होने वाले तंतुओं के उदाहरण हैं। ऊन और रेशम ये जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ऊन किससे मिलता है? तो ऊन भेड़ और बकरी से मिलता है। खरगोश, याक और ऊंट के बालों से भी ऊन प्राप्त किया जाता है। रेशमी तंतु जो होते हैं यानी कि जो रेशम होता है, रेशम रेशम कीट कोकून से निकाला जाता है। आप जानते हैं कि जो शहतूत की खेती की जाती है वो रेशम कीट पालन के लिए की जाती है। दोस्तों, हजारों वर्ष तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतुओं में जैसे जूट, पटसन और ऊन, भेड़ और बकरी, इनके बालों का प्रयोग किया जाता था। लेकिन पिछले लगभग 100 सालों से कई रासायनिक पदार्थों का जो प्रयोग होने लगा है। इनके स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं हैं। इन रासायनिक पदार्थों से तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है और इन तंतुओं को संश्लिष्ट तंतु कहा जाता है, सिंथेटिक फाइबर कहा जाता है, जिसके उदाहरण पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक संश्लिष्ट तंतु कुछ उनके उदाहरण हैं। दोस्तों, ये देखिए, बूझो ने यहाँ दिखाई गई वस्तुओं को संग्रहालयों में देखा। इन्हें योद्धा पहनते थे। यह जानना चाहते हैं कि क्या ये किसी विशेष प्रकार के तंतुओं से बने होते थे? तो दोस्तों, ये विशेष प्रकार के तंतुओं से बने हुए वस्त्र होते थे। ये भारी होते थे और इन पर हथियारों का जो है वो असर थोड़ा कम होता था।
कुछ पादप तंतुओं के बारे में आइए जानते हैं। आपने जान लिया कि जो वस्त्रों के तंतु होते हैं वो पादप जंतुओं या फिर रासायनिक प्रक्रिया द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो सबसे पहले आइए जानते हैं पादप तंतुओं के बारे में। सबसे पहले आप जानेंगे रुई के बारे में। तो क्या आपने कभी तेल के लैंप के लिए बत्तियां बनाई हैं? इन बत्तियों को बनाने के लिए दोस्तों रुई का प्रयोग किया जाता है। रुई का प्रयोग गद्दे, रजाइयों अथवा तकियों में भी किया जाता है। कुछ रुई लीजिए और इसे खींचकर अलग कीजिए। इसके किनारों को ध्यान से देखिए। आपने क्या देखा? ये छोटी पतली लड़ियां जिन्हें आप देख रहे हैं, ये सब कपास के तंतुओं से बनी हैं। तो दोस्तों आपको पता चल गया कि रुई जो है वो कपास से प्राप्त होती है। रुई कहाँ से आती है, इसको जानने के लिए आपको समझना होगा कि कपास को खेतों में उगाया जाता है। जहाँ ऐसी मृदा जहाँ पर काली मृदा पाई जाती है और जलवायु उष्ण होती है, वहाँ पे कपास के पौधे उगाए जाते हैं। और दोस्तों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और इन राज्यों में कपास के पौधे उगाए जाते हैं। और कपास पादप के फल जो कपास गोलक होते हैं, लगभग नींबू की माप के होते हैं। पूर्ण परिपक्व होने पर बीज टूटकर खुल जाते हैं और अब कपास के तंतुओं से ढके बिनौले या कपास के बीजों को देखा जा सकता है। क्या आपने कभी कपास का खेत देखा है या जो कपास चुने जाने के लिए तैयार हो चुका है? इस समय कपास के परिफुल्लों या रोओं में रोएं इतने सफ़ेद हो जाते हैं जैसे कि उन्हें बर्फ ने ढक लिया हो। साधारण रूप से इन कपास के बालों से कपास को हस्त चयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसके बाद कपास से बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है और इस प्रक्रिया को कपास ओटना भी कहते हैं। तो दोस्तों जो कपास की फसल होती है वो उष्ण और काली मिट्टी वाले क्षेत्रों में पैदा होती है। जब कपास पककर तैयार हो जाता है तब उससे तंतु निकाले जाते हैं और इस प्रक्रिया को कपास ओटना कहा जाता है। दोस्तों पारंपरिक रूप से जो कपास थी उसकी ओटाई हाथों से की जाती थी, लेकिन आजकल इसके लिए मशीनों का प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं पादप तंतुओं का जो दूसरा उदाहरण है वो जूट या पटसन है। तो पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार, असम में उगाया जाता है, ऐसे क्षेत्रों में जहां वर्षा अधिक होती है। और सामान्य रूप से पटसन का जो पौधा होता है या फसल, इसको पुष्पन अवस्था में काटते हैं। फसल कटाई के बाद पादपों के तनों को कुछ दिनों के लिए जल में डुबोकर रखते हैं और ऐसा करने पर तने गल जाते हैं और उन्हें पटसन तंतुओं से हाथों द्वारा अलग कर लिया जाता है। वस्त्र बनाने से पहले इन तंतुओं को तागों में परिवर्तित कर लिया जाता है और ये करने के लिए दोस्तों तागों के लिए मशीनों का प्रयोग किया जाता है, हाथ से भी किया जाता है। और सूती तागा बनाने के प्रयास के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो एक हाथ में कुछ रुई पकड़िए, दूसरे हाथ के अंगूठे और तर्जनी के बीच कुछ रुई की चुटकी धरिए और धीरे धीरे रुई को बाहर की ओर खींचिए तथा रेशों को लगातार ऐंठते रहिए। इससे आप तागा बना लेंगे। दोस्तों कताई किसे कहते हैं? तो रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहा जाता है। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुर्जे से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं और ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और एक तागा बन जाता है। कताई के लिए तकली जो होती थी वो एक सरल युक्त होती थी जिसे हस्त तकुआ कहा जाता था। और हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति चरखा है। चरखे के प्रयोग को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान की थी। और ये जो चरखा था उसका ये मूल मंत्र था कि आप अपने लिए आत्मनिर्भर बनिए, यानी अपने प्रयोग की चीज़ें खुद से बनाइए। दोस्तों उन्होंने लोगों को हाथ से बुने हुए वस्त्रों को पहनने और ब्रिटेन की मिलों में बने हुए आयातित कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया था। अब ये देखिए ये चरखा है और गांधी जी के पास हमेशा ये चरखा होता था। वो इससे अपने लिए जो वस्त्र होते थे उनकी कताई करते थे। दोस्तों बड़े पैमाने पर तागों की कताई का जो कार्य होता है वो मशीनों की सहायता से किया जाता है। उसके बाद इन तागों का उपयोग कपड़े बनाने के लिए किया जाता है। तागे से कपड़े बनाने की कई विधियाँ होती हैं। इनमें से दो प्रमुख विधियाँ देखिए। एक विधि है कि जो है तागों को सेट मिलकर बनते हैं और तागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र या कपड़े बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहा जाता है। दोस्तों जब आप प्रयोग करेंगे तो भिन्न रंग की दो कागज की सीट लीजिए, दोनों में 30 सेंटीमीटर लंबाई और 30 सेंटीमीटर चौड़ाई की वर्गाकार सीट काटिए। अब इन दोनों सीटों को आधा मोड़िए और एक सीट पर रेखाएं खींचिए, दूसरी सीट में रेखाएं खींचिए। दोनों सीटों को खींची गई रेखाओं के प्रकार से काटिए और फिर सीटों के मोड़ों को खोलकर इन्हें फैला दीजिए। ये देखिए पहले ये सीट है, दोनों काटना है, फिर इसको फैला देना है। कागज की पट्टियों से बुनाई का कार्य किया जा सकता है। और इस ढंग से तागों के दो सटों को बुनकर
वस्त्र बुने जाते हैं और तागे जो होते हैं वास्तव में कागज की पट्टियों की तुलना में बहुत पतले होते हैं, इसलिए वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है। ये देखिए हाथ से चलाया जाने वाला करघा है। इसके अलावा बिजली से चलाए जाने वाले करघे भी होते हैं, इसको हथकरघा या हस्तकरघा कहते हैं। दोस्तों, आपने स्वेटर की बुनाई देखा होगा। स्वेटर की बुनाई या निटिंग कैसे की जाती है? तो इसमें एकल धागे के उपयोग से वस्त्र के एक टुकड़े को बनाया जाता है। कभी आप किसी फटे मोजे के एक धागे को खींचकर देखिए तो धागा लगातार खींचता चला जाता है और वस्त्र उधड़ता जाता है। मोजे और बहुत सी पहनने की वस्तुएं ऐसे बुने वस्त्रों से बनाई जाती हैं और इस प्रकार की बुनाई हाथों और मशीनों द्वारा भी की जाती है। यहाँ देखिए स्वेटर की बुनाई की जा रही है। 2 बड़े तीलियों की मदद से स्वेटर की बुनाई की जाती है और इस प्रकार का उपयोग दोस्तों, इन धागों का उपयोग वस्त्रों को बनाने में किया जाता है। तो आपने ये प्रक्रिया समझ ली कि जो तंतु होते हैं वो प्राकृतिक और कृत्रिम हो सकते हैं। इन तंतुओं को कैसे प्राप्त किया जाता है, उनसे तागे बनाए जाते हैं और फिर उनसे कपड़ों की बुनाई का कार्य किया जाता है। दोस्तों, आइए अगला जो सब टॉपिक है उसमें जानते हैं वस्त्र सामग्री का इतिहास। दोस्तों, आपने कभी ये जानने का प्रयास किया है कि प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस सामग्री का उपयोग करते थे? वस्त्रों के विषय में पूर्व प्रमाणों से ऐसा लगता है कि प्रारंभ में लोग वृक्षों की छाल, बड़ी बड़ी पत्तियों और जंतुओं के चमड़े और समूर से अपने शरीर को ढकते थे। कृषि समुदाय में बसना आरंभ करने के बाद लोगों ने पतली पतली टहनियों को घास को बुनकर चटाइयां और डलियां बनाना सीखा। लताओं, जंतुओं की ऊन और बालों को आपस में ऐंठ कर देकर लंबी लड़ियां बनाई और इनको बुनकर वस्त्र तैयार किए। पूर्व में भारतवासी रुई से बने या कपास से बने वस्त्र पहनते थे जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती थी। देखिए, जो प्राचीन काल में भारतवासी रुई से बने हुए कपड़े पहनते थे जो गंगा के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती थी। फ्लेक्स भी एक पादप है जिससे प्राकृतिक तंतु उत्पन्न होता है। प्राचीन मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई और फ्लेक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती थी। उन दिनों लोगों को सिलाई करना नहीं आता था। जो हमारी सभ्यता है उसके प्रारंभ में लोगों को न तो कपड़े का कोई ज्ञान था और सिलाई करने का कोई ज्ञान नहीं था। उस समय लोग अपने शरीर के विभिन्न भागों को वस्त्रों से आच्छादित कर लेते थे। वे शरीर को आच्छादित करने के लिए कई विभिन्न ढंगों का प्रयोग करते थे। सिलाई की सुई के आविष्कार के साथ लोगों ने वस्त्रों की सिलाई करके पहनने के कपड़े तैयार किए और इस आविष्कार के बाद सिले कपड़ों में बहुत सी विभिन्नताएं आ गईं। लेकिन ये बहुत ही आश्चर्य है कि आज भी साड़ी, धोती, लुंगी और पगड़ियों को बिना सिले वस्त्रों के रूप में ही उपयोग किया जाता है। जिस प्रकार समस्त देश में दोस्तों खाए जाने वाले भोजन में अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है, उसी प्रकार जो हमारे कपड़े हैं, कपड़े और उनके पहनने की वस्तुओं में भी अत्यधिक विविधता दिखाई देती है। जैसे जो हमारे उत्तर भारत के पर्वतीय राज्य हैं वहाँ पे ऊनी वस्त्रों की विविधता है और बड़े ओवरकोट और बड़े कपड़े पहने जाते हैं। जो मध्य भारत है यहाँ पर मौसम के अनुकूल कपड़े पहने जाते हैं। इसके अलावा जो हमारे दक्षिण भारतीय राज्य हैं जहाँ पे उमस भरी गर्मी आदि होती है वहाँ पर लुंगी और ढीले ढाले सफ़ेद कपड़े पहने जाते हैं। तो खाद्य विविधता या खाद्य सामग्री में विविधता के अनुसार ही राज्यों में उनकी जलवायु और परिस्थिति के अनुसार उनका पहनावा, उनके वस्त्रों का कलर और उनकी सिलावट भी होती है। दोस्तों, अब आइए सारांश में देख लेते हैं कि इस अध्याय के अध्ययन से आपने क्या जाना। पहला ये कि वस्त्र सामग्री अथवा वस्त्रों में विविधता होती है। ये सूती, रेशमी, ऊनी और पॉलिएस्टर के कपड़े हो सकते हैं। वस्त्र तागों से बनते हैं जिन्हें तंतुओं से बनाया जाता है। तंतु जो होते हैं फाइबर या तो प्राकृतिक होते हैं या संश्लिष्ट होते हैं। रेशम, ऊन और जूट प्राकृतिक तंतु के उदाहरण हैं, जबकि नायलॉन और पॉलिएस्टर ये संश्लिष्ट तंतु के उदाहरण हैं। रुई और जूट ये तंतु पादपों से प्राप्त किए जाते हैं। तंतुओं से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहा जाता है और तागों की बुनाई 2 प्रकार से की जाती है जिनसे कि वस्त्र बनता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।